गुड इवनिंग बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा सर फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए क्लास 11th की बच्चों की थर्मोडायनामिक्स मैंने ख़त्म कर दी थी। अब जो है आपकी एक नई चैप्टर की शुरुआत हो रही है और उस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। एक्चुअली में ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, बहुत सारी चीज़ों को भी समझेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स को भी देखेंगे भाई कि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीज़ ज़रूरत होता है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं कहाँ पर, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। इसके बारे में जनरली होता है क्या कि यह स्टेज होता है किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए। तो स्टेज ऑफ और रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, द स्टेज ऑफ अ केमिकल द स्टेज ऑफ अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन at which the rate of forward reaction the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, the rate of backward reaction। मतलब क्या हुआ, कंडीशन क्या है, मस्ट कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन देख लीजिए कि यह एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया। रिएक्शन कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, फिर एक बार समझा भी देंगे। जिसका कि रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल टू होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का। यहाँ पर आपको बताएंगे रेट लॉ से रेट जो हम निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, है ना। इसको कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके हेल्प से बताएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसा है जो कि हो प्रोडक्ट बनाए और उसके प्रोडक्ट से फिर हम लोग क्या करें, रिएक्टेंट को बना ले, तो क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। बातें समझ में आ रही है, क्या कहलाएगा वो, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है और ये आयोडीन है, ठीक है। इस दोनों को मिला करके हमने क्या किया, हाइड्रोजन आयोडाइड बना लिया, 2 मोल। ठीक है, इस हाइड्रोजन आयोडाइड को ब्रेक करने के बाद हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और आयोडीन प्राप्त हो जाएगा। तो ये कहलाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है इसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे। बातें समझ में आ रही है, फटाफट इसको लिख लिए। अब देखिए ध्यान से सर थोड़ा सा, मैंने क्या कहा कि रिवर्सिबल रिएक्शन समझ में आ गया। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता हो और वही प्रोडक्ट फिर अपने आप को रिएक्ट करके रिएक्टेंट दे देता हो, उसको क्या कहेंगे लोग, रिवर्सिबल। एक छोटी सी भाषा में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं ना। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो आपके घर में रिवर्सिबल टाइप का दिखाई देता हो, कोई ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए जो कि रिवर्सिबल हो। एक सर्टेन एग्जाम्पल बताइए आप लोग भी जो कि रिवर्सिबल हो। एग्जैक्टली ये भी उसको फिजिकली रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोसेस फिजिकल चेंज कहेंगे उसको, एक तरह का रिवर्सिबल फिजिकल चेंज हो जाएगा। जैसे वाटर से आइस बना लिए और आइस को फिर छोड़ दिया, देखिए किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। ये भी होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसको हम लोग रिसाइकलिंग भी कह सकते हैं। जैसे देखिए क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे के पत्तों को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, ये बना लेते हैं, कागज बना लेते हैं। और जब कागज खराब हो जाती है तो फिर रिसाइकलिंग करके नया कागज बना लेते हैं उससे, होता है नहीं सा। ये सभी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पर बात होती है रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया, इसके बारे में देखेंगे ये क्या होता है। इसके लिए हम लिखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये दो चीज को समझना, उसके बाद अपने आप केमिकल इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन, यह लॉ क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा समझना भी है। एक टर्म आपको बताएंगे जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास कुछ है नहीं बल्कि इसको दूसरे टर्म में कहा जाती है एक तरह का कंसंट्रेशन है। क्या है, एक तरह का ये कंसंट्रेशन है, किसी भी मटेरियल का कंसंट्रेशन है एक्टिव मास। ठीक है ना। कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज एक्टिव मास, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। एक्टिव मास के बारे में समझ जाना है कि भाई यह क्या है, एक तरह का कंसंट्रेशन है। एक्टिव मास क्या है, एक तरह का कंसंट्रेशन है।
क्योंकि ये बताना है आपको लॉ, तो लॉ में इसी एक्टिव मास की चर्चा हम लोग करेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, है ना, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product, इस प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, the product of concentration of reactants, the product of concentration of reactants, the product of concentration of reactants, है ना, which are raised by a power of their stoichiometric coefficient, a power of their stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient, coefficient, ठीक है। अब इसको समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल हम यहां पर दे रहे हैं। ये सपोज कीजिए कि ये ए मोल कोई रिएक्टेंट ए है, ठीक है, और ये बी मोल कोई रिएक्टेंट बी है। ये दोनों आपस में एक रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहा है, जिसमें ये सी मोल सी दे रहा है और ये डी मोल प्रोडक्ट डी दे रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जो है कंसंट्रेशन, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेशन यहाँ लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगी, एक ही पेज में हम चाहते हैं इसको कर ले। यहाँ कंसंट्रेशन जो है ऑफ ए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। मान लीजिए ए अगर कोई कंपाउंड ही रहा तो उस कंपाउंड को क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। बातें समझ में आ रही है? कंसंट्रेशन ऑफ ए को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक सिंबल लिख देना है। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, सपोज कीजिए ए आयोडीन होता, स्क्वायर ब्रैकेट लेकर के I2 लिखते हैं बीच में, ठीक है ना। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ जो बी है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग इस तरह से लिख देंगे। बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार जो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, शॉर्ट टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ROR। क्या कहते हैं? ROR। ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। शॉर्ट टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को ROR पढ़ते हैं। इसके लिए अकॉर्डिंग टू जो लॉ ऑफ मास एक्शन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर करेंगे तो यहाँ जो आपका ROR होगा, ये ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, प्रोडक्ट है ना, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। दो ही गुना रिएक्टेंट। क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट तो ए और बी है, तो दोनों के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेंगे। विच आर यहाँ आर छूट गया है, लिख लीजिएगा, विच आर raised by a power है ना ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसको क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर रखेंगे जो किसके बराबर होगा, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा। जैसे ए रिएक्टेंट है तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन है, स्मॉल ए है, तो पावर कर देंगे स्मॉल ए। और बी है का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, बी है, तो इसका पावर कर देंगे स्मॉल बी। दैट मीन्स अगर इसको आप देखेंगे तो इस तरह की बात आ गई, ROR बराबर जो है, ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया ए टू दी पावर, ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल ए था और बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल बी था, ये पावर बी हो जाए। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हटाते हैं कहीं पर भी, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कहीं पर भी, तो हम लोग कांस्टेंट टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ROR इक्वल टू अगर करेंगे तो यहाँ पर जो ROR हो जाएगा, ये बराबर होगा रेट कांस्टेंट के
ए टू दी पावर ए और बी टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन लिखे हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, है ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन एक अलग चीज होता है जो कि केमिकल काइनेटिक्स आप लोग पढ़ेंगे जब 12th में जाएंगे। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आपको हम बता रहे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो उसके लिए क्या होगा, अभी जो रिएक्शन लिखे थे पीछे में उसके लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन लिखा हुआ था ना, रिवर्सिबल रिएक्शन, इसके लिए एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। अब देखिए इस शब्द को जब आपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम के बारे में, इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करेंगे, अब हम डिसाइड करेंगे भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है तो उस समय में उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और रिवर्सिबल रिएक्शन में एक चीज और दिमाग में रखना है आपको कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो होगा तो उसमें कंप्लीटली रिएक्टेंट का कंजप्शन नहीं होता है। समझ में आ रहा है, जैसे पेपर को आप जला दिए, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, राख बन गया, क्या उस राख से आप पेपर बना सकते हैं, नहीं। दैट मीन्स कि जितना भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड नहीं होता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको भी देखेंगे आगे हम लोग। अब यहाँ एक टॉपिक बनाएंगे, उस टॉपिक का नाम होगा एक्सप्रेशन ऑफ ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ये सब आपको 11th वाले बच्चों को केमिस्ट्री में खास करके जब आप 11th में रहते हैं ये एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, फॉर अ रिवर्सिबल, आर लिख दीजिए, रिवर्सिबल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट टर्म में रिवर्सिबल रिएक्शन क्या लिखेंगे, आर। क्लियर है ना, शॉर्ट टर्म उसको आर पढ़िए, कितना लिखिएगा, लंबा लंबा लाइन, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं। अब मान लेते हैं, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन है, चलिए इसको आगे के पेज में हम लोग लेकर के चलते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। मान लेते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन है, लेट अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ऐसे समझना है इसको, लेट अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज एज, इस तरह से है, कैसे है भैया, इसमें ए मोल ए जो है ये बी मोल बी के साथ रिएक्ट किया और फॉरवर्ड आगे बढ़ करके ये रिएक्शन क्या दे दिया, सी मोल सी दे दिया और डी मोल डी दे दिया, और फिर ये जो सी और डी है बैकवर्ड शिफ्ट करके क्या दे दिया, ए मोल ए और बी मोल बी दे दिया। ये जो ऊपर का हाफ एन एरो लिखे हैं इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या कहते हैं इसको हम लोग, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। बातें समझ में आ रही है। और नीचे जो दिए इसको कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना, ये हो गया, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखेंगे अगर हमको देखा जाए यहाँ पर तो लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है। और फॉरवर्ड रिएक्शन जो आर ओ आर हो जाएगा, ये आर ओ आर बराबर लिखेंगे रेट कांस्टेंट के, रिएक्टेंट हो गया फॉरवर्ड के लिए ए टू दी पावर, उसका कोफिशिएंट कितना है, स्मॉल ए है ना, स्मॉल ए दे दीजिए, और दूसरा रिएक्टेंट है बी, ये बी टू दी पावर कर देंगे स्मॉल बी। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, ठीक है। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए देखते हैं हम लोग, और बैकवर्ड रिएक्शन, अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन में जाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन में जो है आपके रिएक्टेंट के काम कौन करेंगे, सी और डी करेंगे। उसके लिए जब जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा के सी का पावर हो जाएगा स्मॉल सी और डी का पावर क्या हो जाएगा, स्मॉल डी। तो आपने क्या किया
फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा। अब क्या देखिए, तो फॉरवर्ड के लिए के एफ लिख देते, अच्छा रहेगा, एफ मतलब फॉरवर्ड, और बैकवर्ड के लिए क्या लिख देते, के बी लिख देते, ये भी अच्छा रहेगा। क्लियर है ना। अब देखिए क्या करना है, इसको थोड़ा समझना है आपको, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम का स्टेज ये प्राप्त करेगा तो उस समय क्या बताया गया डेफिनेशन में, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लोग आर एफ कहें और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को क्या कहें, आर बी कहें, समझ में आ रहा है ना, समझिएगा। तो लिखेंगे एट स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, ये जो स्टेज ऑफ क्या होगा, इक्विलिब्रियम, एट स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम पर जो है आपका देखिए क्या होने वाला है कि जो आपको क्या कहते हैं, जो आपका आर एफ है ना वो किसके बराबर होगा, आर बी के बराबर हो जाएगा। यही है ना कंडीशन, ये दोनों बराबर हो जाना चाहिए स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम पर, तभी इक्विलिब्रियम का स्टेज कहलाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाना चाहिए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में होना चाहिए। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है उसमें से वैल्यू लेकर के इस जो इक्वेशन 3 आ रहा है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। ठीक है, देखिए आराम से आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, मजा भी आएगा आपको। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, नाउ पुट कर देते हैं, नाउ पुट वैल्यू ऑफ आर एफ एंड आर बी इन इक्वेशन 3 में कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, आर एफ जो फॉरवर्ड है उसको आपने लिखा था के एफ ए टू दी पावर ए इंटू बी टू दी पावर कितना था आपका बी, बराबर यहाँ पे लिखेंगे के बी, बैकवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट के बी था, सी टू दी पावर सी, और क्या लिखेंगे डी टू दी पावर डी लिखेंगे ना। तो आप इसमें आप ये कह सकते हैं के एफ बाय जो के बी हो जाएगा ये बराबर करेंगे तो सी टू दी पावर कितना हो जाएगा सी, और डी टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका डी हो जाएगा ना, और डिवाइडेड बाय लिखेंगे हम लोग क्या ए टू दी पावर ए, और बी टू दी पावर कितना लिखेंगे आपको बी। बातें समझ में आ रही है। अब ये जो है ये रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेशियो है। ठीक है, यही रेशियो जो किसी चीज का कांस्टेंट का रेशियो भी कांस्टेंट ही होता है, कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। क्लियर है ना। तो इस समय में जो करेंगे तो दोनों का रेशियो अगर लेकर के चल रहे हैं तो इसी को हम लोग कैपिटल के सी से रिप्रेजेंट, यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है ना, यही आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। क्लियर हो गया, ये आपके लिए क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। तो के सी बराबर लिखेंगे आपका क्या आ रहा है, सी टू दी पावर सी डी टू दी पावर डी डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर ए, है ना, और बी टू दी पावर कितना आ रहा है आपका बी आ रहा है। ये जो एक्सप्रेशन अभी आपने देखा ये जो आया है यही आपका कहलाता है एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। बातें समझ में आ रही है। दैट मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जरूरत होगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक तरह का रेशियो है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का। क्लियर हो गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी आप डिफाइन कर सकते हैं केसी को। क्लियर है ना ये। अब इसके लिए मैंने एक चीज़ बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है ना, उसको किस तरह से आप एक्सप्रेशन के अंदर डालते हैं उसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने एक बहुत ही की कॉन्सेप्ट बताया कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन अगर होगा तो वहां पर कंप्लीटली आपका रिएक्टेंट कंज्यूम्ड नहीं होगा और कंप्लीटली प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ दोनों बचा हुआ रह जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन था। और अगले क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे इसी के बारे में जानेंगे और 2-3 पॉइंट आपको बताएंगे, उसको नोट कर ले आप लोग भी। वो पॉइंट होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, जिसके आधार पर आपको समझना होगा, क्योंकि मैंने कहा कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड नहीं होता है।
तो वहां पर कुछ ना कुछ फ्रैक्शन उसका कंज्यूम्ड होता है, उसी फ्रैक्शन को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अंदर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में इसी को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।